हेलो एवरीवन। कोर्सेरा एपीसी में आप सभी का स्वागत है। यूपी आरओ एआरओ की प्रैक्टिस कर रहे थे हम, जो कि ध्येय का टेस्ट सीरीज था। हमने फर्स्ट सेट तो कंप्लीट कर रखा है, पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा सेकंड टेस्ट चल रहा है, सेट नंबर सेकंड चल रहा है। सेकंड के 3 पार्ट आ चुके हैं, ये 2 पार्ट हो चुके हैं, तीसरा पार्ट ये है। थर्ड पार्ट हम देखेंगे, इसमें 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट हैं तो वीडियो लंबा हो जाएगा और ज़्यादा हम अगर करेंगे तो कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। तो हमें ज़्यादा नॉलेज गेन करना है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गेन करना है, हमको नॉलेज गेन करना है, क्योंकि फाइनल हमारा टारगेट तो है एग्ज़ाम, आर ओ का एग्जामिनेशन हमें क्लियर करना है, ना कि हमें ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिखाना है। हम कम क्वेश्चन ज़्यादा नॉलेज गेन करें, ये कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आज का 81 क्वेश्चन देखते हैं। हमने 80 क्वेश्चन तो कर रखा है, आज देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। आपको ये बताना है कि कौन बैड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और गुड कंडक्टर है किसका, यहाँ पे तापमान का, टेम्परेचर का। बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, ये तो सभी लोगों को पता होगा। अवरक है, अवरक जो है विद्युत का कुचालक है, सही मतलब कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है, लेकिन जो ताप का है इसका बहुत अच्छा कुचालक है, सुचालक है, कंडक्टर है बहुत अच्छा, किसका, तापमान का। चलिए, बादलों का निर्माण होता है किसकी वजह से होता है। कथन 1 दिया हुआ है, संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप। बी दिया हुआ है, जलवाष्प की प्रक्रिया के फलस्वरूप। सी दिया है, तापीय प्रतिलोमन के फलस्वरूप। और डी दिया उपरोक्त सभी के फलस्वरूप। बताइए। देखिए, जब यहाँ पे मान लीजिए एक तालाब है, यहाँ से जल वाष्प, हीट के कारण जल वाष्प ऊपर उठता है, तो आपको पता होगा 1 किलोमीटर में, मतलब 1 किमी में 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान में गिरावट आता है। और 150 मीटर के बाद, 150 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। तो आप सोचिए ज़रा, जैसे जैसे जलवाष्प ऊपर जाएगा तो संघनित होकर के क्या बनेगा, बादल बनाता है। इसका सही होगा ए। अब जब पढ़ेंगे वर्षा के रूप में किन किन प्रकार से वर्षा होती है, तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा। तो पर्वतीय वर्षा में भी तो यही प्रोसेस होता है। मान लीजिए एक पर्वत है, ऐसे हवा इधर से आ रही है, तो ऊपर जैसे से उठेगी संघनित होकर कि यहीं पे इस रीजन में बारिश कर देती है। फिर इसको क्या कहते हैं, शैडो रीजन। हमारा जो वेस्टर्न घाट है वो क्या है, इधर पड़ता है, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट इधर पड़ता है, तो इसीलिए इसको शैडो जोन कहते हैं। चलिए, नाभिकीय रिएक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। कथन 1 कह रहा है कि रिएक्टर का ईंधन यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 है। बी कह रहा है रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल और ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। सी कह रहा है रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो कैडमियम होता है और बोरान का की छड़ें होती है इसमें। डी कह रहा है उपरोक्त सभी सुमलित हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा सही सुमलित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे मंदक के रूप में तो पढ़ा था, भारी जल ग्रेफाइट का उपयोग किया था मंदक के रूप में, लेकिन यहाँ हम एक नया चीज़ देख रहे हैं, जो रिएक्टर का ईंधन होता है। पढ़े होंगे सभी लोग, इंटरमीडिएट में सारी चीज़ें दी हुई हैं। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239, और फिर यहाँ पे देखिए जो नियंत्रक के रूप में होता है कौन सा, कैडमियम या बोरान की छड़ होती है। ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। आपने अगर थोड़ा भी एनसीईआरटी पढ़ा हो या अपना बेसिक बुक पढ़ा हो इंटरमीडिएट का, तो भी आपको पता होगा ये चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ उपकरण दिए हुए हैं और आविष्कारक के नाम दिए हुए हैं। बताइए। ए, क्रेस्कोग्राफ दिया हुआ सामने, एडिसन। ग्रामोफोन, होरेस शार्ट। और सी दिया लाउड स्पीकर, एच के ओनेस। और डी दिया है सुपर कंडक्टिविटी, जेसी बोस। तो बताइए इनमें से किनका सुमेलन सही है, आपको मिलान करना है यहाँ पे। क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो मान लीजिए एक प्लांट है, इसे इतना बड़ा सा, मेरा सॉरी प्लांट नहीं है, ठीक है ये जैसा भी है, मान लीजिए इतना बड़ा प्लांट है। अब इस पौधे की हाइट मेजर करने के लिए, कितना ग्रोथ हो रहा है, इसका ग्रोथ मेजर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताइए। इसके क्रिस्कोग्राफ का उपयोग करेंगे, क्रिस्कोग्राफ का। तो इसकी खोज किसने किया था, जेसी बोस ने किया था। अब यहाँ पे अगर आपको पता हो, सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने किया था, पता है आपको सुपर कंडक्टिविटी की खोज किसने किया था। नहीं पता हो तो कोई बात नहीं। देखिए, अतिचालकता की खोज किसने किया था, अर्नेस्ट ने किया था, एच के अर्नेस्ट ने। डी का 3, ग्रामोफोन की खोज किसने किया था, एडिसन ने। देखिए, लाउड स्पीकर का यहाँ पे अगर हम यहाँ से मिलाएं तो हेरोस होरेस सार्ट होगा, लेकिन इन्होंने नहीं किया था लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और इसको और इनके बढ़िया किया था अर्नेस्ट सीमेंस ने। अर्नेस्ट सीमेंस ने इसको लाउड स्पीकर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया था। इन दोनों लोगों का नाम आता है, ना कि होरेस्ट का। तो हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा बी।
1 मिनट, हाँ बी सही हो जाएगा इससे। अगर आपने लगाया बी तो बी आपका सही है। दोबारा हम मैच कर सकते हैं यहाँ पे एक बार। देखिए यहाँ पे क्रेस्को क्रेस्को क्रेस्कोग्राफ हो जाएंगे। जेसी बोस ग्रामोफोन, यहाँ पे बी का एक, और ये इसमें देखा सुपर कंडक्टिव के एच के ओनेस, और अगर डी देखें लाउड स्पीकर मानते हैं तो ये हो जाएंगे होरेस साल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा मेरा बी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं है आपको ये बताना है। एक कह रहा है कि विटामिन सी की का निर्माण करना, बी दिया हुआ है शरीर वृद्धि करना, शारीरिक वृद्धि मतलब फिजिकल ग्रोथ करना, सी दिया हुआ आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करना, और डी दिया हुआ है जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। तो बताइए इनमें से प्रोटीन जो होता है वो क्या कार्य नहीं करता है? विटामिन सी का निर्माण प्रोटीन नहीं करता है। तो बताइए विटामिन सी का निर्माण करता कौन है? कार्बोहाइड्रेट करता है। विटामिन सी का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे ए हो गया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। सोने की बीमारी या गोल्ड वाला सोना नहीं है यहाँ पे स्लीपिंग सिकनेस है, वो बीमारी है। ए कह रहा है दिया हुआ है जीवाणु के कारण, बी है परजीवी, सी है विषाणु, और डी है फफूंदी। बताइए यहाँ पे होगा परजीवी, क्योंकि सीसी जो मक्खी है वो किस इसी के काटने से होता है, क्योंकि ये मक्खी क्या करती है, इसकी वाहक होती है। और ये कौन से शरीर के कौन से भाग को इफेक्ट करता है? तो ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। चलिए वायरस का बता दीजिए कोई एक बीमारी। कोविड-19 बता दीजिए सीधे। बैक्टीरिया, टीबी बता दीजिए। फंगी, ये जो खुजली खाज खुजली होती है वो चीज़ होती है फंगी की वजह से। अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की छीड़ता के लिए उत्तरदायी नहीं है? बताइए। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हैलोजन्स और हैलोन। बताइए इनमें से कौन सा ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये सभी उत्तरदायी हैं। यहाँ पे उत्तर इसने माना था, ध्येय ने ए को माना था, जबकि ए भी इसका क्षरणकारी है। थर्मोस्टेट का तात्पर्य क्या है? ये थर्मोस्टेट तो हम लोगों ने देख रखा है। थर्मोस्टेट क्या होता है हमने पिछली बार बताया था आपको। ये ऐसी स्थिति होती है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी ये एक्टिव रहता है, टेम्परेचर डाउन होगा तो भी एक्टिव रहता है। मतलब ये एक संतुलन रहता है, तापमान को स्थिर करता है, यह तापमान को स्थिर करता है। इसका सही आंसर सी हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? वृंदावन मंदिर मथुरा दिया हुआ, जेके मंदिर कानपुर दिया हुआ, देवी पाटन मंदिर बहराइच दिया है। तो बताइए कहाँ पे है ये? देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर बलरामपुर में है। ये हमारा तीसरा गलत है। बाकी सही सुमेलित की बात की है तो एक और दो सही सुमेलित है। सी इसका सही आंसर है। देखिए वृंदावन मंदिर, प्रेम मंदिर, ये सारे मथुरा में है। जेके मंदिर जो कोई ईंट का बना हुआ है एक कानपुर में है, काफ़ी पुराना है। अब कभी कानपुर जाएँ तो देखें ज़रूर। प्रेम मंदिर ज़रूर जाएँ, मथुरा शानदार जगह है। चलिए निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा एक अवध क्षेत्र में पुरुषक नर्तकों द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है? ए दिया हुआ चारकुला, बी दिया छोलिया, सी दिया जोगनी, और डी दिया नटवरी। बताइए रामनवमी के अवसर पर, यहाँ पे पहली बार तो फैक्ट आपको याद रखना है कि अवध क्षेत्र, फिर पुरुष नर्तक द्वारा रामनवमी के अवसर पर सामूहिक रूप से किया जाता है। इन सारे फैक्टों को जो सेटिस्फाई कर रहा होगा वही आंसर सही होगा। देखिए यहाँ जोगनी जो नृत्य है ये कब जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में किया जाता है, रामनवमी के मतलब उपलक्ष्य में किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है। सही आंसर हमारा वो है सी। अब चरकुला की बात क्यों ना करें, चरकुला की भी बात कर लेते हैं। ये होली के अवसर पर पुरुष और स्त्री दोनों करते हैं यहाँ पे नृत्य। और दोनों पुरुष जो होगा वो तो स्त्री के रूप में बनेगा, लेकिन स्त्री तो स्त्री होती है, तो स्त्री और पुरुष दोनों स्त्री के रूप में करते हैं नृत्य। किसमें? चरकुला में, होली के अवसर पर। अब छलिया नृत्य की बात करें। छलिया नृत्य, छोलिया नृत्य, ये कहाँ होता है? ये यूके का है। ब्रिटेन वाला यूके नहीं, हमारा वाला यूके है, उत्तराखंड। ये शुभ अवसर, विवाह, बारात, इन सब अवसरों पे होता है। इसको तलवार नृत्य के नाम से भी जानते हैं। अब नटवरी की बात कर लेते हैं। नटवरी नृत्य ये पूर्वांचल में होता है नटवरी नृत्य, और यूपी के पूर्वांचल रीजन में अहिर जो कम्युनिटी होती है, मतलब यादव कम्युनिटी इसको करती है नृत्य। कौन सा? नटवरी नृत्य। अब यूपी के कुछ अन्य नृत्य की बात कर ले। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड में होता है, जो पुत्र के जन्म पे होता है। रास नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, रासलीला के दौरान। झूला नृत्य ब्रज क्षेत्र में होता है, ये श्रवण मास के दौरान। मयूर नृत्य जो मोर के पंख लगा कर नृत्य करते हैं, ये भी ब्रज से संबंधित है। धोबिया नृत्य ये पूर्वांचल से संबंधित है, जो धोबी कम्युनिटी है वो अपने आजीविका के लिए करती है। चलिए अगला देखते हैं। नेशनल चैम्बर ऑफ
इंडस्ट्री एंड कॉमर्स यूपी कहाँ स्थित है, आपको ये बताना है। कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज। ये आगरा में स्थित है, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। ये कौन से बजट में कहा गया था? ये 18-19 के बजट में कहा गया था। ये फैक्ट ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर बता दिए। ये 18-19 के बजट में दिया गया था और इसमें ये कहा गया था कि जो भी औद्योगिक होंगे, औद्योगिक इकाइयाँ होंगी, उनको एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं प्रदान की जाए। सिंगल विंडो सिस्टम होगा और आसानी से आएंगे, इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया और एफडीआई अट्रैक्ट करने में भी यूपी पहले रैंक पर रहा है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है। काफ़ी मतलब ग्रोथ किया, पहले रैंक पर नहीं है अभी भी, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ किया है, अट्रैक्ट किया अपने तरफ। अब आप बताइए एफपीआई एफडीआई में अंतर क्या होता है, बताइए। एफपीआई एफडीआई, अगर कोई इन्वेस्टमेंट 10% से नीचे आता है तो एफपीआई है, 10% से ऊपर आता है तो एफडीआई है। अब इसमें फिर इसको सब पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, ऐसे किया जाता है। तो ग्रीन फील्ड में जो आता है सब कुछ नया खरीदे वो ग्रीन फील्ड है। ब्राउन फील्ड किसी इंडस्ट्री में आकर के खर्चा करके उसमें मिल जाए, पार्टनरशिप कर ले तो ब्राउन फील्ड है। अब देखिए इसको एफपीआई का परसेंटेज बढ़ा दिया गया, अब 15% कर दिया गया। अगर 15% इन्वेस्टमेंट आता तो उसको भी एफपीआई माना जाएगा। कुछ ये लेटेस्ट फैक्ट थे, आप इनको याद रखिएगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं। रेणुकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है रेणुकेश्वर महादेव मंदिर, बताइए। ए दिया बलिया, बी दिया ललितपुर, सी दिया सोनभद्र और डी दिया चित्रकूट। चित्रकूट नहीं है, चित्रकूट है। बताइए कहाँ पे स्थित है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये सोनभद्र जिला में स्थित है रेणुकेश्वर मंदिर। अब आपसे पूछूं मैं, सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? भारत का एकमात्र जिला है जो ज़्यादातर राज्यों से सीमा साझा करता है, 4 राज्यों से करता है। वो 4 कौन कौन से बता सकते हैं आप? एमपी, एमपी हो गया, ठीक। आगे छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ है, सीएच कर लीजिए। जेके, झारखंड है यहाँ पे। चलिए अगला, फिर बिहार, बिहार को क्यों छोड़ रहे हैं, बिहार हो गया। ये 4 तो यही हैं जो से सीमा साझा करते हैं। तीसरे जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी की जन्म स्थली है, कौन सा है इसमें? संभवनाथ का जन्मस्थली कौन सा है? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का नाम याद रखिएगा, संभवनाथ। ये पूछा जा सकता है, इसकी जन्मस्थली इनकी कहाँ पे है, बताइए। अगर इनकी हम जन्मस्थली बात करें तो ये श्रावस्ती में है। किसका? जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ के, कहाँ पे है? श्रावस्ती में। अब श्रावस्ती के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। श्रावस्ती की बात करें तो महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? यही दिया था श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। हमारे यूपी में ये जो स्टार्टिंग के 2 वर्ड हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं, और सार ससुरा ये लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो आप इस तरीके से लॉजिक, किसी कोई भी लॉजिक लगा के याद रखिए, आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम पहले देख लिया, श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश सारनाथ में पहला उपदेश, और ज्ञान प्राप्ति बोधगया में। और इनको महापरिनिर्वाण कहाँ मिला था? कुशीनगर में मिला था। किस उम्र में मिला था? 80 साल की उम्र में मिला था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बस इतनी सी फैक्ट है। अब बोधगया में ज्ञान प्राप्त किए थे इन्होंने। चलिए, राम गंगा नदी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, आपको ये बताना है। ए दिया वो मथुरा, सॉरी बदायूं, और बी दिया बिजनौर, और सी दिया मथुरा, और डी दिया झांसी। बताइए 95 नंबर क्वेश्चन। ये जिन लोगों ने बिजनौर लगाया है बिल्कुल सही बात है। राम गंगा नदी परियोजना बिजनौर में स्थित है, 20 का सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? ये आयोजन मुड़िया पूर्णिमा मेला या मुड़िया पूनो मेला, ये कहाँ किया जाता है? मथुरा वृंदावन में किया जाता है, गोवर्धन में। सही आंसर है क्या इसका? बी, सी इसका सही आंसर, गोवर्धन में किया जाता है। चलिए 97, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नेशनल पैराट्रूप्स ट्रेनिंग स्कूल मतलब स्थित है, ये बताना है। नेशनल पैराट्रूप ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? ए नोएडा, बी गाजियाबाद, सी आगरा, और डी मेरठ। ये आगरा में स्थित है। कौन सा? नेशनल पैराट्रूप ट्रेनिंग सेंटर या स्कूल कह लीजिए। तो ये कहाँ पे है? आगरा में। इसकी स्थापना कब हुई थी, पूछ सकता है। इसकी स्थापना तो 1948 में, आज़ादी के 1 साल बाद ही इसकी स्थापना कर दी गई थी। चलिए, निम्नलिखित नगरों में से
किस नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से किस नगर का संबंध नहीं है, आपको ये बताना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? बताइए, 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। अब इनकी इनसे कौन सा इसमें क्षेत्र है जो सम्मिलित नहीं है? ए दिया वैशाली, बी दिया लुम्बिनी, सी दिया चंपा, डी दिया पावापुरी। तो इनका संबंध लुम्बिनी से नहीं है, लुम्बिनी से संबंध बुद्ध का है, यहाँ इनका जन्म हुआ था बुद्ध का। अब इनका वैशाली से क्या संबंध है? वैशाली में इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। अब फिर तो बताइए चंपा से क्या संबंध है इनका? चंपा से तो सोचेंगे, चंपा में इन्होंने उपदेश दिया था। तो फिर पावापुरी में इन्होंने क्या किया था? पावापुरी में इनका देहांत हो गया था, मतलब निर्वाण प्राप्त कर लिए थे पावापुरी में। और इन्होंने कुछ शिक्षाएं दी थी। शिक्षाएं कौन कौन सी थी? अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। ये इनकी शिक्षाएं थी, किनकी? महावीर स्वामी की। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना के आठ राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से हैं? उनमें से कौन एक सम्मिलित नहीं है, ये बताना है आपको। ए कह रहा है कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, बी दिया हुआ है राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र परिरक्षण मिशन, और सी कह रहा है राष्ट्रीय सौर मिशन, और डी राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? बिल्कुल सही, डी इसका करेक्ट है, इसमें सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे आप नोटिस करिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पता हो तो सस्टेनेबल, फिर यहाँ पे सस्टेनिंग, फिर यहाँ देखिए सोलर जो है वो भी तो कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी है, ये भी सस्टेनेबल से संबंधित है। बस हो गया हमारा डी आंसर। अब ये लॉजिक लगा लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि हम कट ऑफ के नीचे हैं, फेल होने के चांसेज हैं, तो आप तुक्का मारिएगा तो स्मार्ट तरीके से मारिएगा, इस तरीके से मारिएगा आसानी से सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके 8 कौन कौन से मिशन हैं, सब मिशन है इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। जो 8 राष्ट्रीय मिशन है, पहला याद रखिएगा नेशनल सोलर मिशन, दूसरे की बात करें तो नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस एनर्जी इफिशियंसी, फिर अगर अगली बात करें नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, अब बाकी सब में नेशनल लगा लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बोल दे रहा हूँ। सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका ये 8 पिलर हैं, बस याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में लिंगानुपात न्यूनतम स्तर पर था? बताइए। आज से हुआ क्या, एक वीडियो बनाने के बाद दोबारा बनाना पड़ा, क्योंकि पहले वाले में वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो इसलिए मुंह दर्द करने लगा। आप लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लीजिएगा आसानी से। बताइए किस वर्ष सबसे कम मतलब लिंगानुपात जो था सबसे निम्न था? 2011, 2001, 1951, 1991। देखिए लिंगानुपात अगर वर्तमान में पूछ ले, चाहे बाल लिंगानुपात सबसे निम्नतम स्तर पर कब है, तो 2011 में सबसे न्यूनतम है बाल लिंगानुपात, क्योंकि ये लगातार कम होता आ रहा है। इस समय 918 है भारत का लिंगानुपात। अगर मैं ये कहूँ कि भारत में ओवरऑल लिंगानुपात सबसे कम कब रहा है, तो 1991 में रहा है। कितना था? 927 था ओवरऑल। और 927 बाल लिंगानुपात कब था? तो 2001 में था बाल लिंगानुपात 927 ही, 2001 में। ये फैक्ट है, कुछ याद रखिएगा। अब चलिए हम यूपी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या देखना है हमें? आर्थिक संभाग कितने हैं, बताइए। आर्थिक संभाग कितने हैं, बताइए। 4 हैं यूपी के। मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। क्षेत्रफल के हिसाब से यूपी का कौन सा रैंक आता है भारत में? तो चौथा आता है, 4th। कितना परसेंटेज है यूपी का भारत के पूरे क्षेत्रफल में? तो 7.33% है। यूपी का पूरे विश्व में जनसंख्या के हिसाब से कौन सा रैंक है? तो 5वें नंबर पे आते हैं भाई साहब यूपी वाले। और पूरे भारत की जनसंख्या में इसका योगदान कितना है? तो 16.50% यूपी का योगदान। इस बार हो जाएगा ये 18% के आसपास लगभग। चलिए, जनघनत्व की बात करें तो यूपी में कितना है जनघनत्व? यूपी का जनघनत्व 829। 2001 में कितना था? 2001 से और 2011 के बीच में कितना ग्रोथ हुआ है? तो 139 बढ़ा है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पादप अनुसंधान अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? ए दिया हुआ है देहरादून, बी दिया नागपुर, सी दिया नई दिल्ली, और डी दिया भोपाल। तो नई दिल्ली में इसका है, और इसके 10 जो हैं वो रीजनल ऑफिस हैं। अब याद रखिए 10 में से जल्दी जल्दी बोल देते। शिमला, जोधपुर, त्रिशूल केरल में है, ओकाला अकोला महाराष्ट्र में, शिलांग और उबाली यूके में है, कटक उड़ीसा में है, हैदराबाद तेलंगाना, रांची झारखंड, और श्रीनगर जानते ही होंगे, जम्मू कश्मीर। चलिए अब कथन ये दिया हुआ है, अगला मिलान करना कथन और कारण के हिसाब से।
प्राथमिक उत्पादकता ध्रुवों की ओर निरंतर कम होती है। कारण बताए हुए सौर ऊर्जा प्राप्ति की मात्रा पर निर्भर करती है। तो बताइए, सौर ऊर्जा की प्राप्ति पर निर्भर करती है तो यही कारण है, तो उधर कम होता है। तो इसका सबसे बढ़िया आंसर होगा ए, क्योंकि बढ़िया बता रहा है भाई साहब। अगर ये कम होंगे उधर, सौर ऊर्जा की प्राप्ति धीरे धीरे कम होती है पोलर पे, इसलिए तो कम है, उधर घटती चली जाती है। सही है, ये इसका आंसर सही है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक G7 संस्थापक सदस्यों में सम्मिलित नहीं है। आपको G8 और G7 में अंतर पता हो तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको आंसर बताने में। रूस जब सम्मिलित होता है तो G8 हो जाता है, जब ये हट जाता है G7 होता है। और जब यह अपने कौन सा क्रोमिया रीजन को हड़प लिया था इसने, रूस ने, तो इसको हटा दिया गया था इसमें से, तो अब G7 फिर हो गया है। कनाडा इसका संस्थापक सदस्य, जापान का संस्थापक, इटली संस्थापक, यूके संस्थापक, यूएस संस्थापक, जर्मनी संस्थापक, इटली संस्थापक, ये सब संस्थापक सदस्य हैं, 7 हैं। चलिए, पारितंत्र की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, बताइए। जलवायु, पोषक तत्वों की उपलब्धता, सूर्य ताप, बैक्टीरिया, कौन से हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, सूर्य ताप है। अभी हमने देखा है जैसे जैसे पोलर से, अभी इक्वेटर से जाएंगे, मतलब ध्रुव से आप पोल की तरफ जाएंगे तो उत्पादकता धीरे धीरे कम होती जाती है, जैव विविधता भी कम होती चली जाती है। और आपने देखा होगा कि ब्राज़ील जो है, ऐसे है, ब्राज़ील में बहुत घने वन पाए जाते हैं, जिसको पृथ्वी का वो लंग्स भी कहा जाता है। चलिए, क्षारीय भूमि सुधार के रूप में प्रयुक्त होने वाले रसायन कौन से हैं। जो होता है अल्कलाइन लैंड होता है, उसको सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, किसका उपयोग किया था बताइए। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया था। इसको एक नाम से और जाना जाता है, जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 2HO, इसका फार्मूला है, 2HO है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेचू जनजाति कहाँ की जनजाति है बताइए। चेचू जनजाति किस क्षेत्र में वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है, बताइए। ए दिया नागार्जुन श्रीशैलम, बी दिया सिमलीपाल उड़ीसा, और सी दिया पालामू झारखंड, और डी दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी अब पर्यावरण मंत्रालय ने क्या कहा है कि जो ये चेचू जनजाति हैं, ये पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने ये माना कि ये दक्षिण की सबसे बड़ी जनजाति है और ये यहाँ के जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो नागार्जुन श्रीशैलम वन्यजीव अभयारण्य में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहीं की ये ट्राइब है। यूट्रिफिकेशन के बारे में बताना है आपको। यूट्रिफिकेशन का परिणाम नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है। जल निकाय में पोषक तत्वों की कमी, बी जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी, सी हानिकारक एल्गी ब्लूम की वृद्धि, और डी उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताइए। अगर मैं यूट्रिफिकेशन आपको समझाना चाहूँ तो यूट्रिफिकेशन, मान लीजिए एक तालाब है, ये फ्रेश है, जितने इसमें मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल आ रहे हैं उनको तोड़ने के लिए जीवों को जितने ऑक्सीजन चाहिए उतना है इसमें। लेकिन आपने क्या किया, एक पाइप लाया, घर के जो सीवेज वाला पाइप है इसमें डाल दिया। अब इसमें क्या होगा, कार्बनिक पोल्यूटेंट्स बढ़ जाएंगे। अब इसमें जो छोटे छोटे जीव हैं उनको उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, और इसमें पोषक तत्व आ गए तो फिर एल्गी जो होगा और ग्लो कर जाएगा, बहुत जल्दी खिल जाएगा, खूब बढ़ जाएगा, तो ऊपर छा जाएगा, नीचे प्रकाश नहीं जाएगा। तो नीचे के जीवों को पहले तो प्रकाश नहीं मिलेगा, दूसरा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मर जाएंगे वो। यहाँ पे दिया है पोषक तत्वों की कमी, पोषक तत्वों की वृद्धि होती है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है। कब, यूट्रिफिकेशन के कंडीशन में। तो हमारा पहला आंसर गलत है, अनगलत ही पूछा था, हमारा सही हो गया ए। जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी, तो जैसा आपने समझा यहाँ पे, आप जब उसमें डालेंगे पॉल्यूशन तो क्या करेंगे, उसके जो क्या है ऑर्गेनिक जो मटेरियल उनको तोड़ने के लिए जीवों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीजन कम है तभी तो डिमांड ज़्यादा है। दूसरा देखिए, हानिकारक एल्गी ब्लूम हो जाएगा, वृद्धि, बिल्कुल सही बात है, सही है, ये इसका सही आंसर था। फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री बैकुरल ने खोज किया था, किसका खोज किया था बैकुरल ने, बताइए। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी को खोज किया था, रेडियो एक्टिविटी का, यहाँ पे हो गया। और इनको 1903 में नोबेल प्राइज़ मिलता है, किसके लिए, फिजिक्स के लिए। अब डब्ल्यू सी रांटगन की बात कर लेते हैं। मतलब डब्ल्यू सी रांटगन की बात करेंगे तो आप एक्सरे की बात करेंगे, सीधी सी बात है। तो इन्होंने खोज किया था एक्सरे की, और इनको 1901 में नोबेल प्राइज़ मिला था, किसके लिए, फिजिक्स का।
अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करें, जब यहाँ पर परमाणु नाभिक की बात करें तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड की बात करेंगे, उन्होंने ही खोज किया था परमाणु नाभिक का। चलिए अगले देखते हैं, जैवीय रूप से अपघटित होने वाला प्रदूषक है कौन सा है? ये दिया मल अर्थात सीवेज, बी दिया एस्वेस्ट एस्वेस्ट, और सी दिया प्लास्टिक, डी दिया डीडीटी। बताइए इनमें से कौन सा है जो जैविक रूप से अपघटित हो जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। सीवेज जो है वो जैविक रूप से अपघटित होता है। आपने देखा होगा वर्तमान में ट्रेनों के डब्बों में यूज़ किया जा रहा है एनरोबेटिक बैक्टीरिया, जो कि अवायवीय कंडीशन, मतलब अवायवीय जहाँ ऑक्सीजन न रहे वहाँ पे अपघटित करती है इसको, तो इसको अवायवीय कंडीशन कहते हैं। इसीलिए आज के समय ट्रेनों पे मल कम गिरते हैं, जिससे पटरियों का क्षरण नहीं होता है। तो बताइए ये तो सही हो गया हमारा आंसर, जैविक रूप से अपघटित होने वाला प्रदूषक है मल, तो बिल्कुल सही बात है। अब हम देख लेते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, उसको हम कहते हैं परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स। तो बताइए कौन सा है परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स? ये बाकी जो तीनों हैं ये परसिस्टेंट पॉल्यूटेंट्स के अंतर्गत आ जाते हैं, जिनका क्षरण नहीं होता है। तो इसके लिए एक कन्वेंशन है, वो कन्वेंशन कौन सा है? स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। ये 22 मई 2001 में आया था, और 2004 से ये क्या हुआ है, इन्फोर्स हुआ है, लागू हो गया है। ये क्या करता है, कहता है ये कि जो नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं इसको एक देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट ना करें। पहले डंप कर देते थे एक देश दूसरे देश में ले आके, तो अब इस पर रोक लगाने के काम करता है ये। देखिए इसमें आता है पॉलीबैग, तो यहाँ पे हमने पॉलीथीन देख लिया। डीडीटी ये भी आता है इसमें, और इंसेक्टिसाइड कीटनाशक ये भी इसमें सम्मिलित होता है। मरकरी, लेड, ये सब इसी में सम्मिलित होते हैं नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स में। अब चलिए देखिए भारत में पेटेंट अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित किया गया था? बताइए। ये 1970 में पारित किया गया, पेटेंट एक्ट 1970 है। चलिए अब अगला देखते हैं, चंबल नदी दिया हुआ मुख्य नदी किसकी है? नर्मदा नदी की, सोन नदी यमुना की, और मानस नदी ब्रह्मपुत्र की। तो बताना इनमें से कौन सही सुमेलित है? नीचे वही ऑप्शन दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने चुना है केवल 3, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए चंबल नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी, नर्मदा की नहीं। तो चंबल नदी यमुना की सहायक हुई, कहाँ से निकलती है? विंध्यन रेंज जाना पावा से निकलती है। और इस पर कुछ डैम है, पहला राणा प्रताप सागर डैम पहले है, फिर उसके जैसे देखेंगे डाउन स्ट्रीम में तो गांधी सागर डैम आ जाएगा। इसमें एक सेंचुरी भी है, कौन सी सेंचुरी? चंबल अभयारण्य है। इसमें क्रिटिकल इंडेंजर्ड एक, अब जो चंबल अभयारण्य घड़ियाल जो है, घड़ियाल जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर इसका IUCN स्टेटस आप याद रखिएगा, यहीं पे पाया जाता है, और स्वच्छ पानी जल का ये घड़ियाल है। अब रेड क्राउन रूप टर्टल भी यहीं पाया जाता है। गैंगेटिक डॉल्फिन पाई जाती है, जिसका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड है, EERD इंडेंजर्ड है। चलिए अब यहाँ पे एक और चीज़ छूट गया, सोन नदी की बात कर लेते हैं। सोन नदी किसकी है? गंगा की है। कहाँ पे गंगा और सोन नदी दोनों का मिलन होता है? पटना में होता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है बताइए? अमरकंटक से निकलती है। और अब यहाँ मानस कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। चलिए अगला देखते हैं, बस इतना ही। अब ये 12 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, हम इसको अगले सेट में सॉल्व करेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए ये सेट देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं।